हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 वैश्वीकरण। आपकी बुक 1 है और ये बुक 1 का लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ हमारी बुक 1 आज कंप्लीट हो जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। तो आप इस चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर बेझिझक पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने शो हो रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। ये जो नाम है चैप्टर का वैश्वीकरण, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, बेसिकली आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण मतलब होता है कि पूरी दुनिया का आपस में जुड़ाव। राइट, आपने 10th क्लास में इसी तरह का कुछ पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है। ठीक है, वैश्वीकरण किन कारणों से होता है और वैश्वीकरण के कौन कौन से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण का जो भी प्रतिरोध हुआ है, जो उसके अगेंस्ट में आंदोलन हुए हैं, उन सब की भी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? वैश्वीकरण का सिंपल अर्थ हम बताएं अगर तो होता है वो प्रवाह। प्रवाह यानी कि फ्लो। फ्लो फ्लो यानी कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, अब वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकती है कोई भी वस्तु। राइट, हाँ, हम व्यापार करते हैं तो उसमें क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुएं इधर से उधर जाती हैं। और इसे वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपने ये पढ़ा, बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि वैश्वीकरण का मतलब सिर्फ ट्रेड करना होता है या ट्रेड को ही वो वैश्वीकरण मानते होंगे। तो नो, जो वैश्वीकरण है उसमें प्रवाह होता है वस्तुओं का। ऑब्वियसली ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ वैश्वीकरण। ओके, और जो ट्रेड है वो वैश्वीकरण नहीं है, लेकिन जो ट्रेड है वो वैश्वीकरण का एक पार्ट है। ओके, और किस किस चीज़ का प्रवाह होता है? पूंजी का। जब हम ट्रेड करते हैं तो आपस में करेंसी एक्सचेंज होती है। राइट, लोगों का, लोग माइग्रेट करते हैं। कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेट करते हैं इधर उधर, और कुछ लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, तो कुछ लोग अच्छी शिक्षा के लिए माइग्रेट करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा जब प्रिंट आया, ठीक है, वैसे भी जो लोगों के विचार थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहले भी पहुंचते थे। और जो वैश्वीकरण है वो बहुत बहुत पुराना है, सदियों से मानव इतिहास से होता आ रहा है वो। ओके, लेकिन आपने देखा होगा जब प्रिंट आया तो हमारे विचार जो थे वो भी और ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। किन किन चीज़ों का? किसी वस्तु का, ठीक है, पूंजी का, लोगों का और लोगों के विचारों का एक जगह से दूसरी जगह में फैलाव ही वैश्वीकरण कहलाता है। ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव कायम हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण कोई आज 50-100 साल पहले आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। वैश्वीकरण सदियों से होता आ रहा है। ओके, वैश्वीकरण जो है और ये जो प्रवाह है, प्रवाह, इसकी निरंतरता से ये जो कॉन्टिन्यूसली प्रवाह होता रहा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव हुआ। यानी कि सारी कंट्रीज वर्ल्ड की आपस में एक दूसरे पर
डिपेंड होती रही। अब वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। सकारात्मक प्रभाव का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और वो हमारे देश में आई, ठीक है। उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स बनाए, तो उससे क्या होएगा, अब जैसे ही वो पहले कंपनी आई तो उसे ज़रूरत हुई होगी मज़दूरों की, तो उसने हमारे इंडिया से मज़दूर लिए, यानी कि हमारे इंडिया के लोगों को रोजगार मिला, ठीक है। पहला फ़ायदा तो ये हुआ। और जो प्रोडक्ट्स उसने बनाए, उसने सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स बनाए और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमें कम पैसे में अच्छी चीज़ मिली, और जो हमारी दूसरी कंपनीज थी, हमारी कंट्रीज़ की जो कंपनीज थी, उन्हें भी एक तरह से कंपटीशन मिला। अब कंपटीशन मिला तो उन्होंने भी अपनी चीज़ों को सस्ता किया, अपनी क्वालिटी को अच्छा किया, तो ये हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो नुकसान क्या हो सकता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई, ठीक है। जब वो आई तो जहाँ उसने अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी जहाँ पे भी सेटअप की, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको विस्थापित होना पड़ा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी जंगल, वहाँ के जंगल कटे, पेड़ कटे वहाँ के, और जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उन्हें विस्थापित होना पड़ा, ठीक है। और जो लघु उद्योग थे, ठीक है, यानी कि जो ऐसे ही घर में बनाते हैं लोग चीज़ें अपनी, वो तो ढह गए, ठीक है। अब कोई कंपनी आई बाहर से, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ आपको अवेलेबल कराई, बहुत अच्छी क्वालिटी में। जो लघु उद्योग थे वो इतना नहीं कर पाए, वो कंपटीशन इनका नहीं दे पाए इनको, इसलिए लघु उद्योग जो थे उनका उनकी तो रोजगारी चली गई। तो ये नकारात्मक प्रभाव होते हैं कुछ ग्लोबलाइजेशन के। तो इसके दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और अगर हम इसका प्रभाव देखें तो वो सब जगह एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर आपको कम देखने को मिलेगा तो कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रभाव है ज़रूरी नहीं है वो एक ही दिशा में हो। ऐसा नहीं होगा कि वो जो धनी देश हैं, ठीक है, धनी देश है, प्रभाव हमेशा गरीब देशों में हो, धनी देशों से हमेशा गरीब देशों में, ऐसा नहीं होगा। जो गरीब देश हैं उनसे भी प्रभाव होता है अमीर देशों में। फॉर एग्जाम्पल जो विकासशील देश होते हैं, उनके लोग जो होते हैं, ठीक है, लोगों का प्रभाव होता है, वो जाते हैं धनी देशों में एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए या अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो जाते हैं, ठीक है। तो ये विकासशील देशों से विकसित देशों में भी प्रभाव होता है, ठीक है, गरीब देशों से अमीर देशों में भी होता है। और अगर हम किसी बीमारी का एग्जाम्पल ले लें तो कोई बीमारी भी होती है, जैसे साउथ अफ्रीका में देखें तो वो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत है, तो प्रवाह यहाँ से भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है तो वो पूरे वर्ल्ड में गई, ठीक है, तो गरीब देशों से भी अमीर देशों की तरफ प्रवाह होता है। आगे चलते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जो वैश्वीकरण है वो सिर्फ आर्थिक मसलों से जुड़ा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में उसका मतलब है, यानी कि व्यापार करना, चीज़ों का आदान प्रदान और ये नो। तो वैश्वीकरण केवल उसका कोई एक डायमेंशन नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका कोई एक आयाम नहीं, बहुआयाम है, बहुत सारे आयाम है, जैसे कि राजनीतिक आयाम, ठीक है, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम। अभी हम इनको आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन सब का मतलब क्या होता है। अब आ जाता है वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण के क्या कारण होते हैं? वैश्वीकरण मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण तो मानव इतिहास से होता चला आ रहा है, ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण कोई आज का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। वैश्वीकरण पहले भी होता था, लेकिन जो पहले वैश्वीकरण होता था और जो अब वैश्वीकरण होता था, अब वाले में कुछ खास बात है। कैसे? जो अब वैश्वीकरण की गति है, जो प्रवाह है, इनकी जो गति है वो अब ज़्यादा तेज़ हो गई है, ठीक है, अब ये और ज़्यादा स्पीड में होने लगा है, और इनका जो फैलाव है अब वो और ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। तो पहला वैश्वीकरण पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब वाले में और पुराने वाले में ये एक अनूठी बात है।
तो क्या क्या कारण है वैश्वीकरण के? वैश्वीकरण की जो आज के आप देखोगे इतना मतलब स्पीड से हो रहा है ये, तो ये क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न तो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी आप देखोगे पहले भी हम लोग अपने हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे और हम चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, फॉर एग्जांपल व्यापार ही करते थे। तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे व्यापार करने में भी कितना कितना समय लग जाता था। उस टाइम पे इतने ज़्यादा आपको व्हीकल्स नहीं दिखे होंगे, राइट? उस टाइम पे आपको इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिले होंगे, ओके। और अगर हमें अपनी बात पहुंचानी होती थी उस टाइम पे, तो हम किसका यूज़ करना पड़ता था? हम कबूतर का यूज़ करते थे, राइट? बहुत पहले के ज़माने में। और कबूतर हमारा जो संदेशा है वो किसी सामने वाले तक पहुंचा भी है या नहीं ये भी हमें नहीं पता चलता था। रास्ते में कोई कबूतर कोई पकड़ ले तो फिर तो क्या ही पता चलेगा, राइट? और अगर कोई हमारे घर आ रहा है, अगर हमें उसकी चिट्ठी मिली है, वो हमारे घर आ रहा है, वो घर से चला भी है या चल के कहाँ तक पहुँचा है, या उसे रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया रास्ते में, इन सब की भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती थी। ठीक है, वैश्वीकरण पहले भी होता था, लेकिन पहले जो था इसका स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो था। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए जैसे कि टेलीफोन के, ठीक है, टेलीग्राफ के और माइक्रोचिप के। ऐसे जो इन्वेंशंस हुए इनकी वजह से संचार में, वैश्वीकरण में क्रांति ला दी इन इन्वेंशंस ने। और फिर प्रिंट भी आया, राइट? जब प्रिंट आ गया, आपने देखा कि छपाई जो थी, थैंक्स टू गुटेनबर्ग, कि छपाई जो थी वो कितनी ईजिली, कितनी कम टाइम में हम कितनी ज़्यादा बुक्स छाप सकते थे उस टाइम पे, राइट? इतना मतलब आप पहले हाथों से लिखते और हाथों से आप मतलब उसे लिखने में कितना समय बीत जाता और पता नहीं कब जाके आपकी बुक छपती और कब वो फिर दूसरी जगह पे जाती, लोग उसे पढ़ते और क्या होता। तो आपने देखा कि इस प्रिंट के इन्वेंशन से, ठीक है, छापे खाने के आविष्कार से कितनी जल्दी वैश्वीकरण होने लग गया, ठीक है, कितनी स्पीड से। और जो प्रवाह होता है, यानी कि जो वैश्वीकरण होता है चीज़ों का, ठीक है, प्रवाह हो गया चीज़ों का और लोगों का, उनके विचारों का, करेंसी का, ये जो प्रवाह होता है इसकी स्पीड में थोड़ा फर्क हो सकता है। मतलब अब वस्तुएं जो हैं, आप देखोगे वस्तुएं हो गए, करेंसीज हो गई, पूंजी हो गई, इनका प्रवाह जो है वो उसकी गति काफ़ी तेज़ है। जो वस्तुओं और पूंजी की आवाजाही है उसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा है अगर हम लोगों की और लोगों के विचारों की आवाजाही की बात करें। तो यानी कि इनके स्पीड में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, कुछ इन्वेंशंस ने बहुत ज़्यादा भूमिका प्ले की है वैश्वीकरण की गति को तेज़ करने में। ओके, तो ये वैश्वीकरण के कारण थे और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है, मतलब वैश्वीकरण का अर्थ बताओ क्या होता है और वैश्वीकरण के कारण बताओ। तो ये ऐसे 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए, ये टेलीफोन, टेलीग्राफ और माइक्रोचिप है। अब मैंने आपको बताया था पीछे कि वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके कितने आयाम हैं? इसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि राजनीतिक आयाम, ठीक है, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम। तो अब हम देखेंगे कि राजनीतिक प्रभाव क्या हैं वैश्वीकरण के। ओके, तो वैश्वीकरण के कारण आज राज्य की क्षमता में कमी आई है। ओके, सरकार जो करना चाहती है उसकी ताकत में कमी आई है। यानी कि आप देखो कि वैश्वीकरण का ज़माना है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बूम कर रही हैं और अलग अलग विकासशील देशों में जा रही हैं, अपना सेटअप लगा रही हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है, ये जो बाहर से कंपनीज वगैरह आ रही हैं, इन सब से जो राज्य है, राज्य यानी कि सरकार, गवर्नमेंट,
पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है, किसी कंट्री को भी राज्य बोल सकते हैं, और जो स्टेट होता है उसे भी राज्य बोलते ही हैं। तो जो सरकार है जो करना चाहती है वो पूरा ढंग से वो नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसे ये होता है फिर मल्टीनेशनल कंपनीज नाराज़ हो जाएंगी। और आज की डेट में कल्याणकारी राज्य यानी कि ऐसी सरकार जो कि कल्याणकारी कार्य किया करती थी वो अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी सरकार यानी कि न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बन चुकी है। यानी कि अब जो सरकार है वो कुछ एक मुख्य कामों तक खुद को सीमित रखती है, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना। राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण हुआ करता था। अब वो बहुत कम इंटरफेयर करने लगी है गवर्नमेंट। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। क्यों? क्योंकि बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, ठीक है, इनसे जो है सरकार जो है इनको इनकी बात माननी पड़ती है, और इस वजह से सरकारें पूरे ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो अल्टीमेटली उस कंट्री को फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री के लोगों को रोज़गार मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो उनसे जो रेवेन्यू मिलेगा उससे फिर सरकार को भी फ़ायदा होएगा, राइट। और मतलब उसका मतलब फिर थोड़ा लगाती भी है पैसा सरकार जनता के भले में। जहाँ एक और राज्य की ताकत में कमी आई है तो वहीं उसकी ताकत में बढ़ोतरी भी हुई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य जो है वो कमज़ोर ही हो गया है, उसकी ताकत भी बढ़ी है वैश्वीकरण के आने के साथ। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं, और बहुत सोच समझकर अपने जो कदम हैं अपने कदम उन्हीं दायनों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी है। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। आज की डेट में आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास में इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। किस वजह से? वैश्वीकरण के कारण ही तो आई है, और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ वो अपने नागरिकों के लिए करते हैं। आप देखोगे आधार कार्ड्स वगैरह ये जो आ गए हैं, इन सब से हमारी गवर्नमेंट के पास हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो फ्रॉड के केसेस और ये सब काफ़ी कम हो जाता है। और अगर फ्रॉड बाई चांस कोई कर भी रहा है तो उसे पकड़ना ईजी हो जाता है, क्योंकि सारी जो सूचना होती है वो हमारी गवर्नमेंट के पास होती है। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को लेकर सबसे ज़्यादा बहसें होती हैं, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बहस वाला मुद्दा है तो वो आर्थिक प्रभाव ही है। जब दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज होता है तो हम उसको आर्थिक वैश्वीकरण कह सकते हैं। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, ठीक है, तो कुछ जबरन करवाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों के दबाव में आके। यानी कि जो विकसित कंट्रीज होती हैं वो प्रेशर बनाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रेशर बनाती हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रेशर बनाती हैं वो कंट्रीज़ फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं जैसे WTO वगैरह, ये लोग फिर बाकी विकासशील कंट्रीज़ पे प्रेशर बनाते हैं कि आप लोग अपने दरवाज़ों को खोलो, ठीक है, अपने व्यापार के दरवाज़ों को खोलो और व्यापार करो। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब यह प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही अब कई कम प्रतिबंध है। पहले क्या होता था? संरक्षणवाद का मतलब होता है संरक्षण करना, यानी कि रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। तो इस ये एक नीति होती है, ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कंट्री है आप उसमें किसी बाहर की कंट्री को व्यापार करने के लिए नहीं आने दोगे। आप किसी बाहर की कंट्री को अपने देश में नहीं आने दोगे, ठीक है। अगर वो आएगी तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाओगे, फिर वो अपने उद्योग धंधे जो लगाएगी, ताकि जो
उस कंपनी की जो भी एक तरीके से जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे हुए। अब वो महंगे होंगे तो उससे क्या होएगा, जो हमारे यहाँ की जो अपनी कंट्री की जो कंपनीज होंगी, जो भी उनके जो भी उद्योग वगैरह होंगे अपनी कंट्री के, वो क्या करेंगे, वो अपना प्रोडक्ट जो होएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही देश के लोगों को बेच पाएंगे और वो ज़्यादा स्टेबल तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, उनको क्या होएगा, फिर वो एक कंपटीशन जो एकदम से मिल जाएगा वो नहीं मिलेगा उनको, और इससे हमारी जो होंगे उद्योग वो भी फ्लरिश करेंगे। तो ये होती है संरक्षणवाद की नीति। और एक होती है उदारवाद की नीति। अब उदारवाद का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, इंडिया ने लिबरलाइजेशन की नीति कब अपनाई थी, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। तो उदारवाद में क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि हमारी कंट्री में बाहर की कंपनीज आए, बाहर की कंट्री की कंपनीज आए, अपने जो भी अपना सेटअप है वो लगाएं और अपने प्रोडक्ट्स को हमारी कंट्री में बेचें। ठीक है, एमएनसीज आए और वो हमारी कंट्री में आकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचें, और इससे क्या होएगा, जो हमारी देश की कंपनीज होएंगी उनको भी कंपटीशन मिलेगा, फिर वो और ज़्यादा बेहतर करेंगी। हमारे जो उपभोक्ता होंगे उनको और ज़्यादा चॉइसेस मिल जाएंगी। ठीक है, अगर उनके पास पहले एक फ़ोन की चॉइस होती थी, पहले सिर्फ नोकिया हुआ करता था, तो उनके पास और ज़्यादा चॉइसेस हो जाएंगे कि वो और भी चीज़ों को देख सकते हैं। और ऐसे में हमारे जो जनता होएगी, जो नॉर्मल लोग होंगे, उपभोक्ता होंगे, उनको फिर कम दामों में एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी मिलेगी, और एमएनसीज वगैरह से सरकार को भी फ़ायदा होएगा। ठीक है, और इसके लिए SEZs भी बनाए गए थे। SEZs यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि यहाँ पे आकर मल्टीनेशनल कंपनीज खुद को सेटअप करें। तो ये थी संरक्षणवाद की नीति और ये थी उदारवाद की नीति। अब ये जो मैंने बात बताई है ये आपके अब काम आने वाली है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, अपने यहाँ होने वाले आयात पर कोई बाहर से कंपनी आ रही है उस पर प्रतिबंध लगाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे, ताकि जो उसकी चीज़ें हैं वो महंगी हुई और उसका जो सामान है वो ज़्यादा हमारी कंट्री में बिक ना पाए, और जो हमारी अपनी कंपनीज़ हैं वो अच्छे से फ्लरिश हो पाएँ, वो अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाएँ। ठीक है, ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यानी कि पहले तो ये वाला संरक्षणवाद का सिस्टम अपनाया जाता था, लेकिन अब लिबरलाइजेशन को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ओके, धनी देश निवेशकर्ता अपने देश की जगह विकासशील देशों में निवेश कर रहे हैं जहां उनका ज़्यादा मुनाफा होएगा। और आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े धनी देशों के, विकसित देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जाकर विकासशील देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इसलिए कमा पाएंगे क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं, जैसे अगर मान लो इंडिया की हम एग्जाम्पल ले लें, इंडिया जो है वहाँ पे कितनी ज़्यादा आबादी है। ठीक है, ये साउथ एशिया वाला जो रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान और ये इंडिया, श्रीलंका, ये सारी बांग्लादेश, ये सारी जो कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो यहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अमेरिका जैसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अपना एक बहुत बड़ा मार्केट देखती हैं। तो जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो आकर हमारे जैसे विकासशील देशों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। विकसित देश अपनी वीज़ा नीति के ज़रिए अपने राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद्य बनाए रखते हैं ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में जाकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधी ना हथिया लें। अब जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, इनको विकसित देश बोला जाता है। इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ भी बोला जाता है, पश्चिम के देश। ओके, तो ये जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी वीज़ा नीति को, वीज़ा नीति मतलब वीज़ा क्या होता है, एक काइंड ऑफ लाइसेंस बोल सकते हो आप, कि अगर हमारे पास वीज़ा होएगा ना तो हम उनके कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं।
अपना एंजॉय घूम फिर सकते हैं अगर हमारे पास वीज़ा होएगा तो। ये आप अपने स्कूल के आई कार्ड की एग्जांपल की तरह भी ले सकते हो। आपके पास स्कूल का आई कार्ड होता है तो आपको एक लाइसेंस मिला हुआ होता है कि आप लोग उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही वीज़ा भी होता है। विकसित देश क्या करते हैं, जो उनके वीज़ा होते हैं ना, उनको वीज़ा लेने के लिए रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बना देते हैं कि लोग जल्दी से कोई वीज़े को एक्सेस ना कर पाए, वीज़ा ले ना सके। ठीक है, वीज़ा नहीं होगा तो हमारे देश में आ नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं वो, ताकि जो उनके नागरिक हैं वो लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर पाएँ। उनके जो नौकरी धंधे हैं वो हमारे वो जो विकासशील देश के लोग उनके नौकरी धंधे ना छीन लें। अब ऐसे ही इसी ये लिए ये एक कार्टून भी है, आपकी बुक में है ये कार्टून। पहले क्या होता था, मदर अपने बच्चों को बोलती थी कि अपना खाना जल्दी से ख़त्म कर लो वरना चाइना और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। चाइना और भारत क्या है, ये विकासशील देशों में आ जाते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो अब मदर्स बोलती हैं अपने बच्चों को कि अपना होमवर्क जल्दी से पूरा कर लो, यानी अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह कर लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, अच्छी पोस्ट को ग्रैब करो, वरना क्या होएगा, चाइना और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारे नौकरी धंधे को हथिया लेंगे। तो इस कार्टून में यही डर दिखाया गया है विकसित देशों का। ठीक है, ये वैश्वीकरण के खतरे दिखाए गए हैं इसमें। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। यानी कि अब जो गवर्नमेंट है वो कुछ एक काम करती हैं, ठीक है, और जो सामाजिक न्याय के काम हैं उन पे वो उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो इस वजह से जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो बैठे होते, जो थोड़े मतलब होते हैं, थोड़े इकोनॉमिकली पीछे होते हैं, वो उनको ये होता है कि गवर्नमेंट से हमें कोई हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से ऐसे लोग चिंतित हैं। सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कुछ संस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए या फिर सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। लेकिन दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यावहारिक है। ठीक है, इतना भार उपाय यहाँ पे काफ़ी नहीं होने वाला। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ उठाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। यानी कि जो गरीब देश हैं, अगर ऐसे ही बाहर से आती रही कंपनीज वगैरह, बाहर की दूसरी कंट्रीज आती नहीं, यहाँ पे अपना सेटअप लगाती रही, तो फिर हमारे देश जो है, हमारा तो देश ऐसे और यहाँ पे गरीब हो जाएगा। यानी कि वैसे तो इकोनॉमी अच्छी होएगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लेकिन इससे क्या होएगा, जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो इसे आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। आर्थिक वैश्वीकरण परिहार्य और इतिहास की धारों को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं। यानी कि वैश्वीकरण तो बहुत लंबे टाइम से होता आ रहा है और हम इसको, और ये जो इतिहास से होता आ रहा है, हम इसको रोके तो ये तो फिर कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जो सपोर्टर्स हैं आर्थिक वैश्वीकरण के, उनका ये कहना है। वैश्वीकरण के जो मॉडरेट सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं और सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पारस्परिक निर्भरता, ये जो सारी कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड हो गई हैं, इसकी रफ्तार अब तेज़ हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों से सरकार, व्यवसाय, ठीक है, तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। अब देखो, ये जो हम प्रभाव पढ़ रहे हैं ना सारे वैश्वीकरण के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आता है, हर बार आ ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क में पूछ लेते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताओ, या सांस्कृतिक प्रभाव बताओ, राजनीतिक प्रभाव बताओ, आर्थिक प्रभाव बताओ। तो ये प्रभाव वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब देखो, आपको लग रहा होगा कि हम लोग घर में बैठे हैं, तो हमें वैश्वीकरण कैसे इफेक्ट कर सकता है? ठीक है, हम तो घर में बैठे, तो हमें तो कुछ नहीं हो रहा होगा वैश्वीकरण का, हम पे प्रभाव पड़ ही नहीं रहा होगा। लेकिन नहीं, हाँ, अगर हम घर में बैठे ना, तब भी हम वैश्वीकरण की चपेट में आ सकते हैं। कैसे? हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, जो पहनते हैं, यहाँ तक कि हम जो सोचते हैं, इस सब पर भी वैश्वीकरण का असर नज़र आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं ना, वो हमारी पसंद नहीं होती है, दरअसल वो भी वैश्वीकरण का प्रभाव होता है। ये देखो, ये बर्गर पिज्ज़ा, ये हमारी कंट्री का थोड़ी है। ब्लू जीन्स और जीन्स टॉप, तो ये सब क्या है? ये हमारे देश का नहीं है, पर ये हमें, ये सब कुछ हमें पहनना पसंद है, ये सब खाना हमें पसंद है, ये हमारी पसंद बन चुकी है। पर ये हमारी पसंद नहीं है, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस बात को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। यानी कि जो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो विश्व भर के देशों की जो संस्कृति हैं वो नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। अब वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता कैसे ले आता है? अब सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है? तो सांस्कृतिक समरूपता का मतलब होता है कि सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ यह नहीं कि विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। आज की डेट में आप देखोगे तो जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, ठीक है, वेस्ट के जो क्लोथ्स हैं, जो भी ड्रेसेस हैं, ब्लू जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह, इन सब का बहुत ज़्यादा चलन है। ओके, आप देखोगे जहाँ देखो लोगों ने ये पहन रखा होता है। ओके, आप देखोगे जो बर्गर पिज़्ज़ा है वो कितना ज़्यादा बूम कर रहा है। तो ये क्या है? ये ये अमेरिका वेस्ट की संस्कृति है, ठीक है, और ये हम पूरे विश्व भर में फैलती जा रही है। तो ऐसे में सबकी संस्कृति सेम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी ये इन चीज़ों को अपना रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी संस्कृति है वो भी बड़े वेस्ट की संस्कृति से अब मेल खाने लगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है, यानी कि किसी पूरे विश्व की संस्कृति का उदय हो रहा है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि विश्व संस्कृति के नाम पर पूरे विश्व पर पश्चिमी संस्कृति, यानी कि जो अमीर देश हैं, जो वेस्ट के देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं, इनका वर्चस्व हमारी संस्कृतियों पर भी अब दिखाई देने लगा है। बर्गर अथवा नीली जीन्स का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहन प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृतियाँ कम ताकतवर, जो थोड़ी पुअर कंट्रीज़ होती हैं, जो थोड़ी लेस पावर वाली होती हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा उनके पास मिलिट्री वगैरह नहीं होती, ऐसी कंट्रीज़ पर अपनी छाप छोड़ देती हैं, ठीक है। और संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि वो संसार को देखना चाहती हैं, जैसा उन्हें बनाना चाहती हैं। और इसको मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। मैकडोनाल्डीकरण यानी कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्व पर प्रभाव जो है उसको हम मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। जो वेस्ट सबकी संस्कृति जो आजकल सेम होती जा रही है, वेस्ट की संस्कृति की छाप दिखाई दे रही है पूरे विश्व पर, उसको हम मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। जो भी बर्गर पिज़्ज़ा और जो भी पहनावा हमारा होता जा रहा है वो सब, उसको हम मैकडोनाल्डीकरण बोलेंगे। विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिका ढर्रे पर ढालती जा रही हैं, ठीक है, और इससे पूरे विश्व की समृद्ध संस्कृति धरोहर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी कोई ना कोई संस्कृति है, ठीक है, उनके अपने कोई ना कोई बिलीव्स हैं, उनके अपने कोई ना कोई भगवान हैं, उनके अपने कोई ना कोई उनका पहनावा है, उनकी अपनी डिशेज़ हैं अपनी कंट्रीज़ की। और ये जो पश्चिमी संस्कृति है ना, इसके चलते ये जो सबकी बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही रिच हेरिटेज है, जो उनका कल्चर है, वो ख़राब होता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी समूची मानवता के लिए खतरा है ये। अब आप ये देखो, मैं एक कार्टून लाई हूँ, ओके। इस कार्टून में वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव दिखाया गया है। आप यहाँ देखोगे ये सारे ये क्या हैं? ये अमीर देश जो हैं वो क्या करते हैं कि अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, अपनी संस्कृति का फैलाव करना चाहते हैं हमारे देश में।
तो ये लोग क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं आप मिलिट्री के ज़रिए या ऑर्गेनाइजेशंस पे। फिर क्या होता है, फिर जो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारे कंट्री में आते हैं, ठीक है। जैसे कोक वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ये बाहर की चीज़ें हैं। इनके टीवी चैनल्स का हमारे यहाँ दिखाना, तो ऐसे करके ये हम बेचारे विकासशील देशों के ऊपर अपना सांस्कृतिक प्रभाव जमाते हैं। ये इस कार्टून में दिखाया गया है। और ये इसको हम मैकडोनाल्डीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनकी संस्कृति जो है, उनकी संस्कृति का जो वर्चस्व हमारे ऊपर दिखाई देता है। यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। अब देखो, हम इस पूरी बुक में जो हम राजनीतिक प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है, या हम नॉर्मल कोई भी प्रभाव पढ़ रहे हैं, हम चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक, चाहे सांस्कृतिक, उसका पॉजिटिव पॉइंट भी देख रहे हैं साथ साथ, और नेगेटिव पॉइंट भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं वो सिर्फ नकारात्मक है। अब देखो, संस्कृति कोई जड़ वस्तु तो नहीं, संस्कृति इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, कल्चर इज नॉट स्टैटिक। कल्चर जो है वो बदलता रहता है, समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। अब देखो, हमारी जो भाषा है वो भी तो हमारे कल्चर का पार्ट है, राइट। आज की डेट में हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो मोस्टली हिंदी बोली जाती है, पर क्या हिंदी शुरू से बोली जाती है? क्या सदियों पहले हिंदी बोली जाती थी? नहीं। आप अगर आप पहले देखोगे तो पहले संस्कृत बोली जाती थी, ठीक है, वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, फिर लौकिक संस्कृत बोली जाती थी, ऐसे कर करके प्राकृत, पाली और बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, एंड देन वी शिफ्टेड टू हिंदी, फिर हमारी हिंदी आई। तो कल्चर में भी चेंजेस होते रहते हैं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती है, ठीक है। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। यानी कि ये जो बाहरी प्रभाव होते हैं, ठीक है, इनसे हमारी पसंद नापसंद जो होती हैं, इसमें भी चेंजेस आते हैं। हमें और ज़्यादा चीज़ें पसंद आने लगती हैं या कोई चीज़ नापसंद होने लगती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी संस्कृति होती है वो और ज़्यादा अच्छी होती जाती है बाहरी प्रभावों से, और हमारा जो संस्कृति में चल रहा होता है हम उसे भी नहीं छोड़ते। जो हमारे बिलीव्स होते हैं हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं, और नई नई चीज़ों को अपनाते हैं। तो उससे हमारा जो हेरिटेज है वो और अच्छा होता जाता है और ज़्यादा रिच बनता जाता है। बर्गर, मसाला डोसा का विकल्प, अब देखो, बर्गर जो है वो मसाला डोसा का विकल्प नहीं हो सकता। अगर मुझे मसाला डोसा खाना है, अगर मुझे साउथ इंडियन खाना है, तो मैं साउथ इंडियन ही खाऊंगी, राइट। बर्गर मेरे उस मसाला डोसा की जगह नहीं ले सकता, राइट। अगर मुझे दाल चावल खाने हैं तो मैं चाउमीन नहीं खाऊंगी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्गर है वो मसाला डोसा के लिए कोई खतरा नहीं है, राइट। इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो पसंद थी उसमें एक डिश और ऐड ऑन हो गई है, ठीक है, यानी कि हमारी पसंद का दायरा थोड़ा सा और बढ़ गया है। दूसरी तरफ नीली जीन्स भी हथकरघा पर बने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। यानी कि जो आज की डेट में जो ब्लू जीन्स है, जो बहुत ज़्यादा जिसका चलन है, ठीक है, तो वो जो है आप देखोगे तो वो खादी के साथ भी पहनते हैं। आप अमेरिकन्स को देखो, उन्हें बड़ा मज़ा आता है पहनने में। मज़ेदार बात तो यह है कि अब इस अनूठे पहनावे को इस देश को निर्यात किया जा सकता है जिसने हमें नीली जींस दी। अमेरिका ने हमें नीली जींस दी, हम उन्हें खादी दे देंगे, ठीक है। सांस्कृतिक वैभिनीकरण। अब वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। यानी कि जो ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इससे जो अलग अलग संस्कृतियां हैं वो और ज़्यादा रिच होती जा रही हैं, ठीक है। उनमें और ज़्यादा वो नई नई चीज़ों को अपना रही हैं, और जो संस्कृतियां हैं वो और ज़्यादा रिच होती जा रही हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सांस्कृतिक वैभिनीकरण। जैसे देखो, पहले अमेरिका वालों का क्या चलता था, जीन्स, ठीक है, जीन्स हो गया उनका टॉप। ये अमेरिका, ये वेस्ट का ही तो है ये सब, राइट। पहले ये सब चलता था। अब देखो, ये लोग उसी ब्लू जीन्स के साथ में खादी के कुर्ते पहन रहे हैं। तो ये क्या है? ये सांस्कृतिक वैभिनीकरण है। संस्कृतियों के मेल जोल में
उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जो वेस्ट के कल्चर है वो हमारे यहाँ यहीं आए, ज़रूरी थोड़ी है वहाँ से चीज़ यहीं आएगी। ठीक है, अमेरिका से ज़रूरी थोड़ी है वेस्ट से हम विकासशील देशों में ही आएगी, हमारे यहाँ से भी तो उनके तरफ जा सकते हैं। फ्लो कभी भी एक तरफा नहीं होता है, फ्लो हमेशा दो तरफा हो सकता है। तो वही बात है कि आज की डेट में जो हमारी साड़ीज़ देखो, साड़ीज़ विदेशियों को बहुत पसंद आती हैं, उन्हें उन्हें बड़ा अच्छा लगता है साड़ी देखना, साड़ी में कोई है उसको देखना, और मतलब साड़ियाँ पहनना, उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। तो ऐसे उनकी संस्कृति भी जो है वो और ज़्यादा रिच होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीन्स टॉप को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने हमारी साड़ी को भी अपना लिया। ऐसे ही हमने अपनी साड़ी को नहीं छोड़ा, हमने अपने सूटों को नहीं छोड़ा, और हमने उनके जीन्स टॉप को अपना लिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी संस्कृतियाँ और रिच होती गई, और इसी को बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। ये देखो, ये जो मसाला डोसा है ये हमारे साउथ इंडिया का है। ठीक है, और आप ये देखोगे ढोकला, समोसा, ये आप देखोगे चाउमीन, तो ये बाहर की है, ये हमारे देश की नहीं है। तो ये अब हम अपने देश की जैसे साड़ी है इन सबको तो पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन ये जैसे चाउमीन हो गया तो हमारी पसंद में एक चॉइस और बढ़ गई है, जीन्स टॉप हो गया तो हमारी पसंद में एक चीज़ और बढ़ गई है। ओके, तो ये क्या है, ये सब सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण है। हमारी संस्कृतियाँ जो है वो और ज़्यादा रिच होती जा रही हैं। सांस्कृतिक समरूपता को इंग्लिश में कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण को इंग्लिश में कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन बोलते हैं। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये जो मैंने दो आपको पढ़ाए, सांस्कृतिक समरूपता और वैभिन्नीकरण। ये आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ। अगला टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण। तो अब हम ये देखेंगे कि जो वैश्वीकरण है उसने भारत को कैसे प्रभावित किया, यानी कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या असर पड़ा। तो देखो, पहले हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, ब्रिटेन ने हम पे कब्जा कर रखा था, हमारे देश पे। तो जो ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों थे उसके परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं का, कच्चे माल का निर्यातक और बने बनाए सामानों का आयातक देश था। यानी कि जो हमारा इंडिया था उससे रॉ मटेरियल लिया जाता था, कच्चा माल लिया जाता था, ये जैसे कॉटन ली जाती थी और वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होती थी, वो ठीक है भेज दी जाती थी, हमारे इंडिया से बाहर ब्रिटेन में भेजी जाती थी। ठीक है, तो वो कच्चे माल का निर्यातक देश था, और जो हमारा इंडिया है वहाँ से ब्रिटेन से बना बनाया माल, कपड़े वगैरह जो थे कॉटन के, वो हमारे इंडिया में आया करते थे। तो बने बनाए सामानों का हमारा इंडिया आयातक देश था, यानी कि उसमें इंपोर्ट होता था, आयात होता था। ओके, तो ऐसे में इंडिया को समझ आ गया कि अगर मैं कच्चे माल को निर्यात करूँगा यानी बाहर भेजूँगा, और अगर मैं बने बनाए सामानों का आयात करूँगा यानी कि उनका इंपोर्ट करूँगा, तो उससे क्या होएगा, मेरी इकोनॉमी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। जो देश जितने ज़्यादा बने बनाए सामान खरीदेगा वो प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता है, और कच्चे माल को बाहर अपना जो प्रोडक्ट जो खुद बनाएगा, आयात नहीं करेगा उनका, वो कंट्री जो होगी वो बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। तो ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए भारत ने अपनी आज़ादी के बाद फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। संरक्षणवाद, अब देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था। भारत ने फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। परंतु इस संरक्षणवाद से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो भारत ने प्रोटेक्शनिज़म यानी कि संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आई। उसे क्या क्या दिक्कतें आई कि कुछ क्षेत्रों में तो तरक्की हुई थी, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा, इन पर भारत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, और भारत की जो आर्थिक वृद्धि थी वो भी, उसकी दर भी धीमी थी।
क्या फिर 1991 में भारत क्या करता है, वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने के लिए अपनी इच्छा से भारत ने आर्थिक सुधारों की योजना शुरू की। और 1991 में फिर भारत ने क्या किया, एलपीजी को अपनाया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि तब इंडिया ने उदारवाद की नीति को अपनाया, अपने जो दरवाजे थे उनको खोला ताकि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो आए, हमारे देश में व्यापार करें, फॉरेन एक्सचेंज बढ़े और इससे क्या हुए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सके। विभिन्न क्षेत्रों पर से आयात बाधाएं हटाई गई, ठीक है। जो इंपोर्ट पे टैक्स लगता था बहुत ज़्यादा, उसको थोड़ा कम किया गया। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल है। फिर रिजल्ट क्या निकलता है इसका, अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदे में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। अब देखो, जो इंडिया ने उदारवाद की नीति को अपनाया तो उसका रिजल्ट यही निकला कि जो अमीर थे वो तो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले गए, लेकिन जो गरीब थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए, ठीक है। और हाँ, ऑल तो बड़ी है इंडिया की जो इकोनॉमी है, आज देखोगे आप तो इकोनॉमी के मामले पे इंडिया 4th नंबर पे है, ठीक है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है, 4th नंबर पे आ गया है। लेकिन आप स्टिल देखोगे तो भारत में कितनी गरीबी है, मतलब एक अमीरी की तो आपको लिमिट दिख जाएगी, अंबानीज अडानीज वगैरह को आप देखोगे, लेकिन अगर आप जाके देखोगे तो आपको गरीबी की कोई हद नहीं दिखेगी आपको, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिल सकती है भारत में। तो अब वही हुआ, अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब होते चले गए। अगला है वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो वैश्वीकरण का विरोध किसने किया है, वामपंथियों ने भी किया है और दक्षिणपंथियों ने भी किया है। अब वामपंथी जो होते हैं वो थोड़े साम्यवादी लोग होते हैं, साम्यवाद हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो कि कैपिटलिज्म को नहीं पसंद करते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन को मतलब आए, प्राइवेट कंपनीज आए और इतना मतलब पसंद नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को। उनका क्या कहना है कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास व्यवस्था है, ठीक है। इससे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा, वामपंथियों ने कहा कि राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में भी कमी आई है। एमएनसीज आ जाती हैं, ठीक है, उनका कहना तो मानना पड़ता है, इसलिए जो कल्याणकारी काम राज्य को करने चाहिए थे अब वो उतना ढंग से उन्हें परफॉर्म नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। फिर दक्षिणपंथियों का क्या कहना है, तो दक्षिणपंथियों का कहना है कि राज्य की शक्ति में कमी आई है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि राज्य की क्षमता में कमी आई है, ठीक है, तो इस बात से ये लोग चिंतित हैं। और इनका कहना है कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो, ठीक है। ये लोग कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन को पसंद नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि कुछ हद तक, ठीक है, कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद को कायम करना चाहिए। परंपरागत संस्कृति की हानि होगी, ठीक है। इनका कहना है कि ये जो वैश्वीकरण हो रहा है इससे हमारी संस्कृति जो है उससे वो नष्ट होएगी, वो हमारी जो संस्कृति हैं वो खराब हो रही हैं, ऐसे लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से हाथ धो बैठेंगे। विश्व में वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी हुए हैं। वैश्वीकरण विरोध बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम विरोधी हैं, जैसे साम्राज्यवाद। अब देखो, वैश्वीकरण के अगेंस्ट में आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन वैश्वीकरण हो रहा है इस वजह से नहीं हुए हैं ये आंदोलन, इसमें जो कुछ बुरी चीज़ें हैं उनको देखते हुए ये आंदोलन हुए हैं, जैसे कि साम्राज्यवाद। अब जैसे आर्थिक वो है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आर्थिक वैश्वीकरण है, तो उसमें क्या होता है कि एमएनसीज आती हैं, जो विकसित देश हैं वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दूसरे देशों में जाके विकासशील देशों में जा रहे हैं और मतलब एक तरीके से पुनः उपनिवेशवाद हो रहा है, ठीक है, और जो संस्कृतियां हैं उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये फिर से पुनः उपनिवेशवाद है, ये फिर से एक तरीके से कब्जे हो रहे हैं देशों पे, ठीक है।
चाहे उनकी संस्कृति पे हो रहा है, उनकी इकोनॉमी पे हो रहा है, ऐसे करके उनके कब्जे हो रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो लोग नहीं पसंद करते हैं वैश्वीकरण की, इनके चलते आंदोलन हुए हैं। जैसे कि 1991 में क्या हुआ है, 1991 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की एक मंत्री स्तरीय बैठक होती है और आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके को अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ था। विरोधियों का कहना था कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि विकसित देशों को अपना खूब फायदा हो रहा है, लेकिन विकासशील देशों को उतना महत्व नहीं मिल पाया है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच फिर WSF वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे विरोध होता है वैश्वीकरण का। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, ठीक है, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट हुए। ठीक है, और इन्होंने नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध किया। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठकें भी हुई हैं, जैसे कि पहली बैठक जो थी वो 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे नाम की जगह पर हुई थी और चौथी बैठक इसकी 2004 में हुई थी मुंबई में, और रिसेंटली इसकी 2018 में ब्राज़ील में हुई है बैठक। लास्ट टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत में वैश्वीकरण का विरोध काफ़ी पहले से हो रहा है। ठीक है, आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ राजनीतिक दलों की तरफ से उठी है। ठीक है, इंडियन सोशल फोरम बनाया गया। ओके, और औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने भी बहुराष्ट्रीय निगमों का, MNCs का विरोध किया। इसके अलावा कुछ वनस्पतियों जैसे कि नीम वगैरह, इनका अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने का प्रयास किया। इस बात पे भी ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जो ये नीम है ये हमारे देश का प्लांट है। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, ये हमारी कंट्री का प्लांट है। और ये लोग, इनको अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को पता चला कि ये मतलब बहुत अच्छा प्लांट है, तो इसको लेके गए, इन्होंने पेटेंट करवा लिया उसे। इस बात का इंडिया विरोध करता है। केबल नेटवर्क के जरिए जो विदेशी चैनल हमारे इंडिया के टीवीज़ पर दिखाए जाते हैं, इस बात का भी विरोध किया जाता है। वैलेंटाइन डेज मनाने का, जो विदेशी त्यौहार हम आजकल मनाने लगे हैं, इस बात का भी विरोध किया जाता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के लिए एक तरह से खतरा माना जाता है। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के पश्चिम पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध इसमें शामिल है। तो स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो वैश्वीकरण चैप्टर है ना, इसमें आप बुक में जितना लिखा है उतना ही लिख के आ रहे हो एग्ज़ाम में, तो आपको डिज़ायरेबल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको उसमें आपका आंसर में फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट बना के आओगे, जितने ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया एग्जांपल देकर आओगे ना, तभी आपका ये जो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये चैप्टर ही ऐसा है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त यार के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।